में जो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, एक बार क्या करेंगे फटाफट बहुत जल्दी से हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो सारी चीज़ें आप लोग ने पढ़ी हैं वही क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। आप लोग के सामने 1 बाय 1 सारे के सारे क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस को आप लोग को सोचना है, नोट्स रिवाइज करते जाएंगे अपना और क्वेश्चंस के आंसर देते चले जाएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। ओके, चौहान डायनेस्टी जो हम लोग ने पढ़ा था, चौहान डायनेस्टी के बारे में बताइए। पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? मोहम्मद गौरी ने कौन से बैटल में हराया था? बैटल ऑफ तराइन सेकंड जो हुआ था 1192 के अंदर, ठीक है। चलिए अब इसमें पूछ रहा है पृथ्वीराज चौहान बिलोंग टू द राजपूत डायनेस्टी ऑफ। पृथ्वीराज चौहान जो थे, चौहान डायनेस्टी तो थे लेकिन वो राजपूत थे। अब उस राजपूत डायनेस्टी में से कौन सी डायनेस्टी से वो बिलोंग करते थे? राजपूत के भी सेक्ट्स डिवाइड थे, जैसे चंदेलाज में, गढ़वाल्स में, तोमराज में और गोहिलोट्स में, ठीक है। इस तरीके से 4 सेक्ट उनके डिवाइड थे। तो ये पूछ रहा है कि पृथ्वीराज चौहान किससे बिलोंग करते थे। अगर इसके ऊपर आप लोग को तुक्का मारना हो तो कौन सा मारोगे? ए मारोगे, चंदेलाज। ओके, अच्छा, सी फॉर चौहान, सी फॉर चंदेलाल, वेरी गुड। हाँ, ये लॉजिक यहाँ पे काम नहीं आता बेटा। यहाँ पे क्या काम आएगा? यहाँ पे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग काम आएगी। देखो क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था पृथ्वीराज चौहान जो थे, पृथ्वीराज चौहान का वॉर हुआ था, सॉरी, पृथ्वीराज चौहान के कजिन ब्रदर का नाम बताया था मैंने, जयचंद नाम था उनका, ठीक है। जयचंद जिसने, जब वो जयचंद जिसने मोहम्मद गौरी को इन्वाइट किया था भारत में आने के लिए, तो ये जयचंद थे। तो ये जयचंद जो थे इनके कजिन ब्रदर थे और ये किससे? तोमराज डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ये भी हमने बताया था। आप पीछे जाके जब पीपीटी देखोगे अपने तो उसके अंदर लिखा हुआ भी ये चीज़ है। तो ये तोमराज डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और जब ये इनके कजिन ब्रदर हैं किसके? पृथ्वीराज चौहान के। तो पृथ्वीराज चौहान को भी किसका होना चाहिए? तोमराज डायनेस्टी से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। ये बात यहाँ से हम लोग को समझ आई थी, लेकिन हुआ क्या? यस 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 जयचंद फादर, हाँ, मैंने कब बोला नहीं थे, वो भी थे, फादर इन लॉ भी थे। और इन्होंने जो शादी की थी, जो रिलेशन इन लोग के बीच में इस्टेब्लिश हुए थे, वो रिलेशन इनके कहीं ना कहीं जो बोला जाएगा कि जो जयचंद थे, जयचंद की डॉटर थी, उनकी डॉटर के साथ में इन्होंने शादी की थी पृथ्वीराज चौहान ने, ठीक है। तो ऐसा भी था, मैं इस चीज़ से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देखो उस टाइम के जो रूलर थे, उस टाइम के रूलर को जो पसंद आ जाता था, जैसे पसंद आ जाता था, उससे शादी ब्याह कर लिया करते थे। तो इस पर शौक मत होइए आप, इतना ज़्यादा चौंकिए मत कि वो उनके फादर इन लॉ थे तो कज़िन ब्रदर नहीं हो सकते, ठीक है। तो कज़िन ब्रदर भी थे, फादर इन लॉ भी थे। तो बताया मैंने तोमराज डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे, लेकिन जो रियल में था वो ये जो है आप देख रहे हो गहड़वाल डायनेस्टी। गहड़वाल डायनेस्टी क्या थी कि इनके जो फादर थे, किसके? पृथ्वीराज चौहान के। तो फादर और मदर का कहीं ना कहीं लेना देना गहड़वाल डायनेस्टी से था। तो दोनों ऑप्शन अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछ ले तो आप आंसर लगाओगे गहड़वाल डायनेस्टी, ठीक है। अगर दोनों पूछे, अगर ये गहड़वाल डायनेस्टी आपको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तब आंसर क्या लगाओगे आप? तोमराज डायनेस्टी इसका आंसर लगाओगे। ऐसे आंसर क्या लगाना है? गहड़वाल डायनेस्टी हम लोग को आंसर लगाना। तो पृथ्वीराज चौहान किससे बिलोंग करते थे? गहड़वाल डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट वुमेन रूलर? अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, वेरी गुड, क्या बात है। बताओ बताओ, टाइम बताओ, क्या टाइम था इनका? 1236 to 1240। क्या ये सही बोल रहे हैं? वेरी गुड, याद कर रहे हो आप लोग तो, वेरी गुड। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी कंक्वेस्ट दक्कन अ नंबर ऑफ टाइम? सदर्न एरिया को नंबर ऑफ टाइम्स कौन से रूलर ने, अलाउद्दीन खिलजी के कौन से, मतलब जो उनके वो सेनापति वगैरह हुआ करते थे, उन सेनापति को कौन? यार तुम लोग तो ऑप्शन भी नहीं सुन रहे हो, बता दे रहे हो, क्या बात है? अच्छा पढ़ा है, वेरी गुड। ये तुम पद्मावत देख लिया होगा, पद्मावत मूवी में देख लिया होगा, है वही बिनते दिल वाला है, ये वही है मलिक कपूर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
मुगल डायनेस्टी वॉज टू बहादुर शाह जफर एज लोधी डायनेस्टी वॉज टू इब्राहिम लोधी। हाँ, इब्राहिम लोधी ये पूछ रहा है बहादुर शाह जफर लास्ट रूलर थे, तो ये बताइए कि यस यहाँ पे लोधी डायनेस्टी में लास्ट रूलर कौन होगा, तो इब्राहिम लोधी इसके लास्ट रूलर हो जाएंगे। द दिल्ली सल्तनत वर्चुअली एंडेड ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ बाबर का इन्वेजन 1526। बैटल का नाम बताइए, बैटल का नाम बताइए। बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। चलिए सेकंड पे, द सिटी ऑफ आगरा वॉज फाउंडेड इन 1504 बाय, आगरा सिटी को किसने फाउंड किया था? फिरोज तुगलक नहीं, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने आगरा सिटी को फाउंड किया था, ठीक है। लोधी डायनेस्टी, फिरोज, सिकंदर लोधी, इनके बाद में इब्राहिम लोधी आ जाते हैं, जिन इब्राहिम लोधी की वजह से लोधी डायनेस्टी खत्म हुई थी। तो याद रखना है क्या, आगरा को सिकंदर लोधी ने फाउंड किया था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रूलर ऑफ चित्तौड़ व्हेन अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड एंड कॉन्क्वर्ड इट इन AD 1300? महाराणा रतन सिंह, ठीक है, ये भी हम लोग ने पढ़ा था, ये तो आप लोग ने फिर से पद्मावत में देख लिया होगा, ठीक है। चलिए, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द दिल्ली सल्तनत वाज, कौन सी थी इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज? पर्शियन, वेरी गुड वेरी गुड, पर्शियन लैंग्वेज ही यूज़ किया करते थे, चाहे दिल्ली सल्तनत हो, चाहे हम लोग मुगल्स पे आ जाएंगे। वैसे इन लोग की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज मुगल्स की ऐसे थी नहीं, लेकिन कोर्ट्स में हमेशा क्या है, इसी पर्शियन लैंग्वेज का ही यूज़ किया करते थे। तो दिल्ली सल्तनत या मुगल्स, पर्शियन लैंग्वेज। बाबर केम टू इंडिया ओरिजिनली फ्रॉम, कहाँ से आया था बाबर? सी, खुरासन, ये फरगना से आया था, फरगना से आया था। मैंने बताया था ना, समरकंद का रीजन बताया था आपको, समरकंद में 3 बार हारा था ये, तो समरकंद में हारने से पहले ये फरगना का रूलर था, ठीक है। तो फरगना से ये यहाँ पे आया था। व्हेन अकबर वाज यंग हिज गार्जियन वाज बैरम खान। बैरम खान, बैरम खान, वेरी गुड। बैरम खान ने देखो हुमायूं को भी सपोर्ट किया था। जब हुमायूं वापस से अपनी थ्रोन के ऊपर बैठा था, तो बैरम खान की वजह से ही अपने थ्रोन पे बैठ पाया था, इसलिए बैरम खान हमेशा लॉयल रहा था मुगल्स को लेकर। तो अकबर को उसी ने कहीं ना कहीं अपना दिया था। तो शेर शाह इज वेल नोन फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल। मार्केट कंट्रोल। और कोई कुछ बोले? और कोई कुछ बोलेगा? 2 आंसर दिया आप लोग ने, दोनों गलत थे। इसका आंसर होगा लैंड रिवेन्यू सिस्टम। मैंने बताया भी था आपको कि शेर शाह सूरी का जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम है, उसको लेके आज भी जैसे गज में या इस तरीके से जो ज़मीनों को आज के टाइम में नापा जाता है, तो वो सब लैंड रिवेन्यू सिस्टम इसी का दिया हुआ था शेर शाह का। उस 5 साल के टाइम में जब इसने रूल किया था, उन 5 सालों में इसने लैंड रिवेन्यू के ऊपर काम किया। और भी चीज़ों पर काम किया है, ऐसा नहीं है, मार्केट कंट्रोल भी किया है इसने, लेकिन मार्केट कंट्रोल इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं किया जितना ज़्यादा लैंड रिवेन्यू किया। तो हम लोग यहाँ पे आंसर मिलेंगे लैंड रिवेन्यू सिस्टम। यस, लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी जाना जाता है शेर शाह सूरी को, लॉ एंड ऑर्डर का। और लॉ एंड ऑर्डर के लिए अगर आप लोग इसमें दिल्ली सल्तनत के अंदर जाओगे, तो दिल्ली सल्तनत के अंदर तुगलक डायनेस्टी हुई है, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी के अंदर बोला जाता है लॉ एंड ऑर्डर बहुत सही रहा है। उसके बाद में आप मुगल्स के अंदर आओगे, तो मुगल्स में आप अकबर को देखोगे, लॉ एंड ऑर्डर उसके समय का काफ़ी बेहतरीन रहा है, अकबर जहांगीर इनके समय का। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो ये शेर शाह सूरी ही लैंड रिवेन्यू के लिए आएगा। चलिए, शेर शाह डाइड वाइल फाइटिंग इन, ठीक है, नहीं ये मैंने आप लोग को नहीं बताया है, ये मैं अब आप लोग को बताऊंगा। शेर शाह की जो डेथ हुई थी वो कालिंजर में हुई थी, ठीक है। कालिंजर में क्या हुआ था, 1545 के अंदर क्या हुआ, एक बैटल होता है, इसको बैटल ऑफ कालिंजर ही बोला जाता है, बैटल ऑफ कालिंजर। कालिंजर एक मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है, MP में एक जगह पड़ती है। तो कालिंजर में क्या हुआ, जब शेर शाह के हाथ में मुगल की गद्दी आ गई थी, ठीक है, हाँ, थ्रोन आ गया था मुगल का, तो वो कैप्चर करना चाह रहा था और रीजन भी। अब ये कालिंजर MP के रीजन में देखो मराठास थे, यहाँ पे मराठास तो महाराष्ट्र से लेके यहाँ तक
थे और यहाँ पे राजपूत भी थे। तो ये मराठास और राजपूत के एरिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए इसने कालिंजर पे अटैक किया। कब? 1545 में। तो बैटल ऑफ कालिंजर होता है इन लोगों के बीच में। इसमें अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि शेरशाह सूरी किसी एक ऐसे उसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पे गन पाउडर को यूज़ किया जाता है। अब किसी गन पाउडर की फैक्ट्री में क्या आग वाग लग जाती है, कुछ धमाका होता है, उस धमाके के अंदर क्या होता है, शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है। तो बैटल ऑफ कालिंजर याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में कालिंजर जगह पड़ती है। ठीक है, कालिंजर फोर्ट भी एक बना हुआ है आज के टाइम में शेरशाह सूरी के लिए, कहीं ना कहीं उसको याद में बनाया गया था, कालिंजर फोर्ट बना हुआ। चलिए, द कॉइन रुपया वॉज फर्स्ट इशूड बाय, रुपया जो रुपया आप लोग कॉइन मोहम्मद बिन तुगलक। और कोई आंसर? शेरशाह होगा, इसका आंसर भी शेरशाह होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, बता रहा हूँ मैं आपको। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, भारत के अंदर करेंसी सिस्टम को स्टार्ट किया था। ठीक है, करेंसी सिस्टम को भारत के अंदर इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था। अब वो करेंसी सिस्टम रुपया, ठीक है, एक था रुपए, एक को नाम दिया गया था रुपए और एक को नाम दिया गया था रुपया। ठीक है, ये दो तरीके से, इस तरीके से डिफरेंस है दोनों में। तो याद रखना, करेंसी सिस्टम सबसे पहले अगर पूछ ले स्टार्ट किसने किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही स्टार्ट किया था। लेकिन पूछ ले कॉइन का जो रुपया था वो पहली बार इशू कब हुआ था, तो वो शेरशाह सूरी के समय में ही हुआ था। क्लियर? यस, हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक करेंसी सिस्टम जिसने शुरू किया, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलिए। अच्छा, हमको तो लगा पीछे ही बात कर रहे हैं, अभी आगे आप लोग बता भी दिए। अकबर डिफीटेड आना प्रताप इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी इन द ईयर 1576। हल्दीघाटी कहाँ पड़ती है ये बताओ? राजस्थान में। वेरी गुड। हल्दीघाटी कहाँ है? राजस्थान में जगह पड़ती है। बुलंद दरवाजा इज सिचुएटेड इन, ये पता होगा, बुलंद दरवाजा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। फतेहपुर सीकरी। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा है फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाज़ा बनवाया किसने था? बुलंद दरवाज़ा बनवाया है अकबर ने। ठीक है, और अकबर ने जब बुलंद दरवाज़ा बनवाया था तो उसके पीछे रीज़न था गुजरात की विक्ट्री। उसने गुजरात के ऊपर विक्ट्री गेन की थी, इस वजह से उसने क्या करा था, बुलंद दरवाज़ा को बनवाया था। चलिए आगे आते हैं। द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर वॉज शिफ्टेड फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। आगरा से दिल्ली कैपिटल को कौन लेके आया था? नहीं, शाहजहां लेके आया था ना। शाहजहां ने क्या करा, याद रखो, आगरा में ताजमहल किसने बनाया है? शाहजहां ने बनवाया है। ठीक है, तो वही आगरा से दिल्ली ट्रांसफर कर देता है कैपिटल को। चलिए, द चोले एम्पायर रीच इस ज़नीत अंडर, किसके अंडर में? ये अपने ज़नीत पे पहुंचा। कौन? मैंने बताया था कुछ रूलर आपको, देखिए इसके अंदर राजेंद्र चोला वन। ठीक है, राजेंद्र चोला वन जो 1276 के अंदर गद्दी के ऊपर बैठा था, तो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। राजेंद्र चोला के टाइम में ये अपने ज़नीत पे पहुंचा था। चलिए, दूसरा रूलर जो इंपॉर्टेंट था चोला डायनेस्टी में, उसके टाइटल क्या है? मुम्मडी चोला है, ठीक है, चोल मर्तंडा है, राजा केसरी अरमोली, इस टाइप के जो टाइटल थे जिस चोला रूलर को मिले हैं उसका नाम है राजराज वन। ठीक है, ये दो चोला मैंने रूलर आप लोग को बताए भी थे, इन्हीं को याद रखना, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं आपके में। चलिए आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू द ताजमहल इन कंस्ट्रक्शन? ताजमहल की तरह बीबी का मकबरा कहाँ है? बीबी का मकबरा सही आंसर, एकदम सही है। बीबी का मकबरा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में एक जगह है, तो औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया था। किसने बनवाया था? ये बनवाया है औरंगजेब ने। औरंगजेब ने बनवाया है बीबी का मकबरा। जिस तरीके से शाहजहां ने अपनी वाइफ की याद में ताजमहल बनवाया था, उसी तरीके से बीबी का मकबरा औरंगजेब ने अपनी वाइफ की याद में बनवाया। ये महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद एक जगह है महाराष्ट्र के अंदर, औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद के अंदर बीबी का मकबरा। देखने में भी और स्ट्रक्चर में भी कहीं ना कहीं ताजमहल की तरह ही दिखता है। द मोस्ट फेमस म्यूजिशियन एट द कोर्ट ऑफ अकबर वॉज तानसेन। हिज ओरिजिनल नेम
किसी को पता है? तानसेन का ओरिजिनल नाम क्या था? तानसेन बोला जाता था अकबर के टाइम में, जब गाना गाता था तो सारे के सारे सुर हिला दिया करता था, तो उसका नाम था रामतनु पांडे। ठीक है, रामतनु पांडे 9 रत्नों में से भी इनको गिना जाता है अकबर के। क्लियर है? चलिए, द म्यूजियम ऑफ शेर शाह इज एट, म्यूजियम या म्यूजियम शेर शाह का कहाँ पे पड़ता है बताइए। सासाराम कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है, बिहार में एक जगह है सासाराम, तो बिहार में ये इनका म्यूजियम पड़ता है। इनकी कब्र बनी हुई है वहाँ पे। ठीक है, ग्रेव है इनकी वहाँ पे, और उसी को हम लोग म्यूजियम कहते हैं वहाँ पे। चलिए ठीक है। बुलंद दरवाज़ा बिल्ट बाय अकबर इज टू कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ, अभी बताया था, गुजरात की विक्ट्री ली थी इन्होंने, इसलिए इन्होंने बनवाया था। चलिए, द टॉम्ब ऑफ बाबर इज एट, बाबर का टॉम्ब कहाँ पे, इनकी कब्र कहाँ पे, ग्रेव कहाँ पे? काबुल, अफगानिस्तान में होगी। ऑब्वियस सी बात है, बाकी सारे ऑप्शन देख लो आप, कोई भी अफगानिस्तान के अंदर नहीं, क्योंकि ये ओरिजिनली अफगानिस्तान से था, फरगना से आया था, और इनकी टॉम्ब कहाँ है? काबुल के अंदर है। चलिए, व्हेन डिड वास्को डी गामा कम टू इंडिया? वास्को डी गामा 1498। ठीक है, अभी हम लोग चलेंगे, जब मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे वास्को डी गामा के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। शेर शाह's रियल नेम वॉज, शेर शाह का रियल नेम था फरीद खान। वेरी गुड, शेर शाह का रियल नेम था फरीद खान। विच मुगल एम्परर गेव लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर? अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल बना था, किसने? हाँ, उस दिन बात करी थी हम लोग ने, अकबर ने इसको दिया था। ठीक है, तो किसको दिया था, क्या नाम बताया था? देखिए, गुरु हरिदास बताए, देखो इनके समय में 3 गुरु हुए, एक हुए गुरु रामदास, एक हुए गुरु हरिदास, और एक हुए हैं गुरु अर्जुन देव। ठीक है, ये 3 गुरु इनके समय में हुए हैं। ठीक, अब गुरु रामदास, गुरु हरिदास और गुरु अर्जुन देव, मिला किसको था? ये मिला तो था एक्चुअल में गुरु रामदास को। ठीक है, इनके समय में क्या था? अमृतसर को भेजा गया था, मतलब गिफ्ट के तौर पे दिया गया था। लेकिन क्या हुआ था, उसके बाद में ये आ जाते हैं गुरु गुरु अर्जुन देव आ जाते, फिर गुरु हरिदास आ जाते। तो यहाँ पे जो गोल्डन टेम्पल बना था इनके समय में, तो वो बना था, शुरू हुआ था अर्जुन देव के टाइम में, और कंप्लीट कब हुआ है? हरिदास के टाइम में फाइनल पूरी कंप्लीट हो गया था। तो हमको ये याद रखना, लैंड के लिए, टेम्पल के लिए किसने दिया था, या अमृतसर किसने दिया था? अकबर ने दिया था, वहीं पे गोल्डन टेम्पल बना है। और स्टार्ट किसने किया था? हरिदास ने, अर्जुन देव ने, और कंप्लीट कब हो गया? हरिदास के समय में कंप्लीट हो गया। चलिए, शेर शाह इज क्रेडिटेड फॉर इंट्रोड्यूसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम द फॉलोइंग मेजर्स एक्सेप्ट, पहली बार वो उस टाइम जो डाउट चल रहा था हमारा यहाँ पे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, समझो पहले। शेर शाह इज क्रेडिटेड फॉर इंट्रोड्यूसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, कौन कौन सी चीज़ें फर्स्ट टाइम उसने भारत को दी, उनको पहले हटाओ, और कौन सी पहली बार नहीं दी उसके बारे में बताओ, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो जो पहले बार उसने चीज, हाँ, करेंसी सिस्टम, देखो अभी बताया था हम लोग ने, मोहम्मद, हाँ, तुगलक के टाइम पे, तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे करेंसी सिस्टम चल ही रहा था। तो करेंसी सिस्टम कुछ नया नहीं था, इसने उसी के अंदर इम्प्रूव किया था। लेकिन हाँ, पोस्टल सिस्टम ये पहली बार शेरशाह ने अपने समय में दिया। स्पाई सिस्टम टाइगर जिंदा है, जासूसी वाला। ठीक है, तो ये स्पाई सिस्टम भी इसी के समय में चालू हुआ। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है, लैंड रेवेन्यू साइंटिफिक प्रिंसिपल के बेसिस पे इसी के समय में स्टार्ट हुआ था। अब क्या है, मेजरमेंट होने लगा था लैंड का शेरशाह सूरी के समय में। चलिए, द जजिया वॉज एबॉलिश्ड बाय, जजिया को अकबर ने। ठीक है, जजिया को लगाया किसने था? जजिया को लगाने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक आया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक आया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करा था, आके जजिया क्या लगा दिया था, भारत के ऊपर जितनी भी जनता रहती थी उसमें से नॉन मुस्लिम्स जो थे, मुस्लिम्स को छोड़ के जितनी भी जनता थी सबके ऊपर उसने एक टैक्स लगाया। उस टैक्स को नाम दिया गया जजिया। उसने बोला क्योंकि अब आप लोग के ऊपर इस्लामिक रूल है, तो जितने भी नॉन इस्लामिक रिलीजन वाले लोग यहाँ पे रहते हैं उनके ऊपर एक टैक्स लगेगा, उसको बोलिए गया जजिया। अब उसको अकबर ने क्या बोला, ये पूरी तरीके से अनएथिकल है, किसी
भी तरीके से लॉजिकल नहीं है कि जजिया किसी के रिलीजन के ऊपर नाम से लगाना। तो अकबर ने आके क्या करा, उसको हटा दिया। ठीक है, अकबर ने हटाया इसको आके, जजिया कर को आके फाइनल अकबर के समय में इसको हटा दिया गया। चलिए सेकंड में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ था, इसको औरंगजेब ने आके वापस लगा दिया था। अगर फिर से पूछे आपसे आके तो औरंगजेब ने इसको वापस लगा दिया था। औरंगजेब के बाद में इसको बाद में हटाने वाला जो रूलर था वो था जहांदार शाह। ठीक है, ये सब फैक्ट नोट करते चलना, ये सब नोट्स में नहीं मिलेंगे आपको, बाद में बता रहा हूँ मैं, बस ये सब चीज़ें याद करते चलना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेम्प्रेरी सोर्सेज ऑफ द मुगल पीरियड इज स्पेशली यूजफुल फॉर ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द एग्रेरियन कंडीशन। जो मुगल, हाँ, एग्रेरियन कंडीशन, जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंडीशन थी उस किसमें बताया गया है, आईने अकबरी में बताया गया। किसने लिखी है आईने अकबरी? हु वाज द राइटर ऑफ आईने अकबरी? अबुल फजल। वेरी गुड, अबुल फजल ने इसको लिखा था। और ये अकबरनामा किसने लिखा है? सेम अबुल फजल ने। ठीक है, अबुल फजल ने ये अकबरनामा भी लिखा, आईने अकबरी भी लिखी है। ये तो फरिश्ता राइटर थे, उन्होंने लिखी थी, और तुझे के बाबरी बाबर ने ही लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर्स वाज इग्नोरेंट ऑफ द आर्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। अगर शुद्ध भाषा में कहा, हाँ, शुद्ध भाषा में कहा जाए तो जाहिल कौन था, है ना, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो कौन था? अकबर अपने आप को कहा करता था। तो अकबर ने किसी भी तरीके की रीडिंग राइटिंग स्किल्स नहीं लर्न की हुई थी। चलिए, रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग अकबर्स रेन वाज इन द हैंड्स ऑफ, रेवेन्यू सिस्टम इनके हाथ, हाँ, टोडरमल ऑब्वियस बात है, टोडरमल के हाथ में था। ठीक है, तो मान सिंह के हाथ में तो देखो लड़ाई दंगे ये सब चीज़ें किया करते थे, ये इनके हाथ में ये सब चीज़ें थी, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क आप कह सकते हो एक तरीके से। टोडरमल के हाथ में रेवेन्यू सेटलमेंट, टैक्स सिस्टम वगैरह जो भी होता था इनके हाथ में रहता था। चलिए, द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड इन लंडन ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके समय बनी होगी? 1600 AD में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। तो ये कोई पूछ रहा है किसके टाइम में हो गई? अकबर के टाइम में हो गई। अकबर की डेथ तो 1605 में हुई है ना, तब तक तो इसी ने रूल किया है। 1556 से लेकर 1605 तक अकबर ने रूल किया। तो इन्हीं के रेन में क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग राजपूत डायनेस्टीज डिड नॉट सरेंडर टू अकबर? अकबर को इनमें से कौन सी डायनेस्टी ने अकबर के सामने सरेंडर नहीं किया? कौन? देखिए, सिसोदिया थे, सिसोदिया वंश था एक उस समय, उसने अकबर के सामने अपने आप को सरेंडर नहीं किया था। अब ये राजपूत के अंदर बहुत सारी डायनेस्टीज़ हैं, जैसे हर जगह डायनेस्टीज़ होती हैं। मराठास में भी कुछ बताए थे मैंने, सेक्ट डिवाइड हो गए थे, जैसे पेशवा, होलकर, ठीक है, सिंधिया, इस तरीके से इसमें भी देख लो, ऐसे करके सेक्ट डिवाइड हो जाते। तो इसमें से जो सिसोदिया वंश था, उन्होंने कभी भी अकबर के सामने किसी भी तरीके की कोई ट्रीटी या सरेंडर नहीं किया। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? हमको रॉन्ग देखना है इसमें से, बताइए। बी, क्या लिख दें यहाँ पे? मोहम्मद गौरी। ठीक है, वेरी गुड। मोहम्मद गौरी था इस समय में, पृथ्वीराज चौहान के समय में, ऑब्वियस सी बात है, अकबर नहीं था। चलिए, चांद बीबी हु कंसीडर्ड बरार टू अकबर वाज द रूलर ऑफ। ठीक है, ये एक ऐसी रूलर है जो रजिया सुल्तान के बाद एक फीमेल रूलर बनी थी। हालांकि इंडिया को रूल नहीं किया था, ठीक है, लेकिन इन्होंने एक जगह को रूल किया था सिर्फ और सिर्फ, और वो जगह कौन सी थी, उस जगह के बारे में पूछ रहा है वो। ठीक है, तो वो कौन सी जगह थी चांद बीबी जहाँ पे रूल करती थी? नहीं, वो थी आपकी बीजापुर, जो कर्नाटक में पड़ती है। ठीक है, बीजापुर कर्नाटक का रीजन जो था, जहाँ पे बीजापुर में ये रूल किया करती थी चांद बीबी के नाम से, आप लोग याद रखना। बरार क्या था? डायनेस्टी, बरार डायनेस्टी वहाँ पर रूल करती थी। चलिए, इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री रिक्रूटमेंट एज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को कौन देख सकता है इनमें से, अगर हम लोग लॉजिक लगाएं? दीवान और वजीर। इसका क्या मतलब होता है बख्शी का? किसी को मतलब पता है बख्शी का?
देखिए बख्शी का मतलब ही यही होता है कि जितने भी रिक्रूटमेंट सर्विसेज होती हैं उन रिक्रूटमेंट सर्विसेज के अंदर उसका योगदान रहता है। तो इसका आंसर बख्शी होगा। ठीक है, क्या होगा? बख्शी होगा। तो मिलिट्री के रिक्रूटमेंट जो करा करता था वो बख्शी करा करता है। ये नहीं पूछ रहा, देखो मिलिट्री के रिक्रूटमेंट पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है मिलिट्री को हेड कौन किया करता था, है ना। मिलिट्री को हेड करने की बात आती तब आप लोग वजीर बोल सकते थे, तब आंसर सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे रिक्रूटमेंट की बात हो रही है। देखो दीवान का काम होता था, जो दीवान होते हैं वो मुंशी, देखें मुंशी पता है, मुंशी के बारे में जानते हो? ठीक है, तो दीवान का काम होता है किसी भी दरबार के अंदर मुंशीगिरी को एक तरीके से संभालना। मतलब दीवान वो होता है कि जितना भी लेखा जोखा हो गया या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से जो भी लेन देन या बताने का तरीका हो गया, वो सारा का सारा ये दीवान लोग देखा करते थे। दीवान का मतलब होता था जो आपका, जैसे राजा बैठा करता था, अगर मान लो कि शाहजहाँ बैठ रहे हैं आगे पिकॉक थ्रोन के ऊपर, तो पिकॉक थ्रोन के ऊपर बैठने के ऊपर जो भी दरबार लगेगा उसके अंदर, उस पूरे दरबार की जिम्मेदारी किसके हाथ में रहती थी? ये दीवान के हाथ में रहा करती थी। चलिए नेक्स्ट है, द किंग जनरली कंसीडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कश्मीर इन द 15th सेंचुरी वॉज। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, वो है ज़ैनुल आबिदीन। ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन थे। इनको क्या बोला जाता है? इनको सेकंड अकबर भी बोला जाता है। सेकंड अकबर, जो मुगल रूलर है अकबर द ग्रेट, इसको सेकंड अकबर भी बोला जाता है। कश्मीर का ऐसा रूलर जिसने अकबर की पॉलिसीज़ को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया और अकबर की ही पॉलिसी और नीतियों को पूरी तरीके से कश्मीर के अंदर लागू किया इक्वलिटी के बेसिस पे। तो वो नाम है ज़ैनुल आबिदीन। चलिए, वो अमंग द फॉलोइंग वाज रिगार्डेड एज जिंदा पीर। जिंदा पीर किसको बोलते हैं? अच्छा देखो, जिंदा पीर जो है उसको औरंगज़ेब को बोला जाता है। मैंने आपको बोला था कुछ ऑर्थोडॉक्स पॉलिसीज़ को, इस्लामिक वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट वे में ये कहीं ना कहीं लिया करता था और दर्जा ज़्यादा दिया करता था। तो इस वजह से इस्लाम कल्चर के अंदर किसी सेक्ट ने इनको क्या करा है? जिंदा पीर का दर्जा दे दिया। तब से इनको क्या बोला गया? जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। जिंदा पीर का मतलब ये होता है द वन हु नोज एवरीथिंग वाइल लिविंग, मतलब जीवित रहते हुए जिसको हर चीज़ का ज्ञान रहे, जो दुनिया में हो रहा है और जो दुनिया के बाहर दूसरी दुनिया है उसके अंदर भी हो रहा है, तो उसको बोलते हैं जिंदा पीर। ठीक है, चलिए। बर्नियर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, ये बर्नियर जो है ये एक फ्रेंच फिजिशियन है। ठीक है, फ्रांस से आया था ये अकबर। अच्छा, बर्नियर जो था किसके समय में आया था? औरंगज़ेब के समय में आया था। ये आया था 1660। ठीक है, 1660s में आया था ये, और ये औरंगज़ेब के समय में आया था। फ्रेंच फिजिशियन था, याद कर लो अभी, अगर ये पहले आप लोगों ने नहीं सुना है तो इसको याद कर लो। चलिए नेक्स्ट है, द फॉरेन ट्रेवलर हु विजिटेड एंड डिस्क्राइब्ड विजयनगर सून आफ्टर इट्स फॉल इन द बैटल ऑफ तालीकोटा। बैटल ऑफ तालीकोटा की बात हो रही है, तो बैटल ऑफ तालीकोटा किसके समय की बात हो रही है? देखो बैटल ऑफ तालीकोटा जो था, वो बैटल ऑफ तालीकोटा एक तरफ तो विजयनगर था और दूसरी तरफ क्या था? एक ग्रुप था। ठीक है, ग्रुप किसका था? जो हम लोग ने बहमनी पढ़ा है, बहमनी एम्पायर। ठीक है, जिसके अंदर आदिल शाही डायनेस्टी, कुतुब शाही डायनेस्टी, इमाद शाही डायनेस्टी, ये सारी डायनेस्टीज आ रही थी, तो उन लोग का एक ग्रुप था। वो ग्रुप वर्सेस विजयनगर, इन दोनों के बीच में बैटल ऑफ तालीकोटा होता है। ठीक है, इस बैटल ऑफ तालीकोटा के अंदर क्या होता है? बैटल ऑफ तालीकोटा के अंदर विजयनगर हार जाता है, विजयनगर यहाँ से खत्म हो जाता है। ठीक है, और बहमनी साम्राज्य जो होता है उस एरिया पे भी अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लेता है। तो बहमनी की बात हो रही है। तो ये पूछ रहा है कि वो बैटल ऑफ तालीकोटा के बारे में किसने लिखा, जिसके बाद में विजयनगर कहीं ना कहीं फॉल हो गया था, तो उसके बारे में लिखा था ये सीजर फ्रेडरिक थे। ठीक है, सीजर फ्रेडरिक एक यूरोपियन था जिसने आके बैटल ऑफ तालीकोटा के बारे में लिखा था। चलिए इसको भी याद कर लेना अगर नहीं देखा है कभी तो। द डायनेस्टी ऑफ हरिहर एंड बुक्का। ठीक है, डायनेस्टी ऑफ हरिहर एंड बुक्का कौन सी थी? विजयनगर थी। विजयनगर को स्टार्ट करने वाले हरिहर एंड बुक्का थे। अब हरिहर एंड बुक्का ने मैंने बताया था 3 तरीके की विजयनगर डायनेस्टी थी। कौन कौन सी थी? संगम, सुलूक और तुलुक, ये 3 थी। ठीक है, तो उसमें से संगम डायनेस्टी का क्रेडिट किसको जाता था? वो जाता था हरिहर एंड बुक्का का। तो इनसे यहाँ पूछ रहा है कि वो संगम डायनेस्टी का नाम संगम डायनेस्टी इन्होंने क्यों रखा, उसके पीछे
पीछे क्या रीज़न था? ये रीज़न था क्या, विजयनगर वॉज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स, दो रिवर्स का आपस में संगम होता है, मीटिंग होती है, इस वजह से रखा गया। अब मिक्सचर ऑफ रेसेस रिसाइडेड इन विजयनगर, या क्या रेसेस थी वहाँ पे, बहुत सारी मिक्सचर होता था उनका, ठीक है। रेसेस का मतलब बहुत ज़्यादा ट्राइब्स वगैरह जो होती हैं वो ट्राइब्स वहाँ पे रहा करती थी, उनकी वजह से। या द नेम ऑफ देयर फादर वाज संगम, इनके पिताजी का नाम संगम था। या फोर्थ पूछ रहा संगम, अच्छा, संगम लिटरेचर वाज प्रोड्यूस ड्यूरिंग देयर रूल, इनके समय में संगम लिटरेचर आई थी, ऐसा कुछ पूछ रहा है। देखो ये तो बहुत पुरानी है संगम लिटरेचर, एंशिएंट टाइम में हम लोग ने देखा था, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन ये है कि विजयनगर में क्या है कि दो रिवर्स का कहीं ना कहीं संगम हो रहा है, नहीं, एकदम नहीं, ये भी ऑप्शन एकदम गलत हो रहा है। मिक्सचर ऑफ रेसेस रिजाइडेड इन विजयनगर, रेसेस का मिक्सचर या रेसेस का कॉम्बिनेशन हो रहा है, ऐसा रीज़न भी नहीं है। असल में रीज़न ये था इनके फादर का नाम संगम था, ये याद रखो बस, ठीक है। हरिहरन बुक्का के फादर का नाम क्या था, संगम था, इस वजह से इन्होंने इसको संगम डायनेस्टी नाम दिया था। द बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉट बिटवीन, पता है आपको, पृथ्वीराज एंड गौरी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शेरशाह डिफीटेड हुमायूं इन बैटल ऑफ, शेरशाह और हुमायूं, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ चौसा बताया था ना कल कि 1539 के अंदर क्या हुआ था, बैटल ऑफ चौसा हुआ था। इस बैटल के अंदर क्या होता है, शेरशाह हुमायूं को हरा देता है। फिर 1540 के अंदर फिर से क्या होता है, बैटल ऑफ कन्नौज होता है, ठीक है। बैटल ऑफ कन्नौज के अंदर क्या होता है, फिर से शेरशाह क्या करता है, इनको हरा देता है, हुमायूं को हरा देता है। और इन दोनों बैटल के बाद में क्या होता है, फाइनली कंट्रोल ले लेता है शेरशाह अपने हाथ में। और ये कंट्रोल कब तक रहता है, 1555 तक रहता है, जब बैटल ऑफ सिरहिंद होता है। यहीं से इनकी पूरी कहानी समझ लो, कहाँ से आई और कहाँ चले गए, ठीक है। बैटल ऑफ सिरहिंद होता है कब, 1555 में। यहाँ से सूर वंश या सूर एम्पायर खत्म हो जाता है और वापस से मुगल रूलर आ जाते हैं, ठीक है। इसी बैटल में बैरम खान ने मदद की थी हुमायूं की, उसके बाद में हुमायूं रूल कर पाया था वापस। चलिए, मेजर ऑफ 1579 वॉज ड्राफ्टेड बाय, पहले ये देख लेते मेजर है क्या, मेजर का मतलब क्या होता है, उसके बाद आप लोग को आंसर खुद मिल जाएगा। चलिए, मेजर का मतलब ये होता है, मेजर का मतलब अकबर का मैंने आपको बताया था, एक क्या करता था, एक तरीके की पूरी कॉन्फ्रेंस होती थी या दरबार लगाया करता था वो। अब उस दरबार के अंदर क्या होता था, हर धर्म के, हर रिलीजन के, हर सेक्ट के लोग आके बैठा करते थे। अब वो सेक्ट आके बैठते थे तो आपस में क्या होते थे, कुछ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे उन लोग के बीच में, कि कोई किसी धर्म को मान रहा है, कोई किसी धर्म को मान रहा है, तो उन लोग में आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे। तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने के लिए क्या किया जाए, तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने के लिए बनाया गया ये महजर, जिसको बोला गया। और महजर में बोला गया ये डिसीजन अंतिम राजा का होगा, किंग का हुआ करेगा, कि कौन सा रिलीजन सही बोल रहा है, कौन सा रिलीजन गलत बोल रहा है, या कौन से रिलीजन की हम लोग अगर बात कर रहे हैं उसका एक बीच का रास्ता क्या निकल सकता है, ठीक है। ये काम कौन करते थे, अकबर करते थे। तो अकबर के टाइम में एक थे शेख मुबारक, और एक शेख मुबारक ने क्या करा था, महजर को 1579 में ड्राफ्ट किया था। ये क्वेश्चन इसलिए आपके सामने है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आ चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाला गया। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है। चलिए कुछ आइडिया लगाएंगे। एबोलिशन ऑफ जजिया, जजिया का एबोलिशन ऑफ सती कब बता रहे हो, क्या है फिर एबोलिशन ऑफ सती। देखो ये सब अकबर के समय की हैं, सारी की सारी पॉलिसीज़ किसके समय की हैं, अकबर के टाइम पे। अकबर ने एबोलिशन ऑफ जजिया किया 1564 में, एकदम सही है। एबोलिशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ एंस्लेवमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जो भी वॉर में प्रिजनर्स होते थे उनके प्रैक्टिस हुआ करती थी कहीं ना कहीं, उन लोगों को कैदी बना के स्लेव बना लिया जाता था, तो ये 1562 में इसने ख़त्म किया था। एबोलिशन ऑफ पिलग्रिमेज टैक्स 1563 में, ठीक है। यात्रा वगैरह जो भी धार्मिक यात्राएँ होती थी उनके ऊपर जो टैक्स लगता था इसने उसको भी हटा दिया था। गलत है एबोलिशन ऑफ सती। एबोलिशन ऑफ सती अकबर ने किया था 1582 के अंदर, ठीक है। 1582 के अंदर जो सती प्रथा चलती थी उस सती प्रथा के ऊपर रोक लगाने वाला कौन था,
अकबर था 1582। और ये काम 1663 के अंदर औरंगज़ेब ने भी किया। ठीक है, वापस से सती प्रथा कहीं ना कहीं पॉपुलर हो गई थी, तो 1663 और 62 में कहीं ना कहीं औरंगज़ेब ने भी इस काम को किया था कि सती के ऊपर लगा दिया था प्रतिबंध। तो अगर ऐसा भी ऑप्शन है तो वो भी याद रखना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोबल हु इंट्रोड्यूस इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स इन द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल्स इन द डेक्कन ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां वॉज। शाहजहां के समय में मुर्शिद कुली खां। वेरी गुड। कौन था मुर्शिद कुली खां? मुर्शिद कुली खां वो पर्सन था जिसने बंगाल को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया था। ठीक है, बंगाल जो आज के टाइम में वेस्ट बंगाल का रीजन है, उस समय में बंगाल, बांग्लादेश, ये सारा का सारा पूरा का पूरा बंगाल कहलाया करता था। उस बंगाल को मुर्शिद कुली खां ने क्या करा, एक इंडिपेंडेंट रीजन बना दिया। ये लगभग 1713 की बात है। ठीक है, उस समय में, लेकिन उससे पहले ये मुगल दरबार में हुआ करता था। और मुगल दरबार में जितने भी हैं लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन डेक्कन एरिया के, जो सदर्न एरिया के थे, यही देखा करता था। ये हम लोग मॉडर्न में पढ़ेंगे तब हम लोग समझ जाएंगे इसको। चलिए, व्हेन वाज इंडिया इन्वेडेड बाय नादिर शाह? बताइए। 1739। कौन था रूल कर रहा था मुगल इस टाइम पे? मोहम्मद शाह। ठीक है, चलिए, मोहम्मद शाह इस टाइम पर रूल कर रहा था 1739 के अंदर। और अगर यहाँ पे पूछ लेता नादिर शाह की जगह अहमद शाह अब्दाली? 1761। ठीक है, किसके समय में? शाह आलम सेकंड के टाइम में। ठीक है, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा याद करके रखा आप लोग ने, बहुत अच्छा रिवीजन किया। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कोड लैंग्वेज ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर? पता है आप लोगों को, अभी बात की थी, पर्शियन। ठीक, चलिए, नेक्स्ट है रजिया सुल्तान एक्सीडेड टू द थ्रोन। ये भी पता है आप लोग को, कब? 1236। चलिए, कुछ बचा? हाँ, एक क्वेश्चन और बचा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग सक्सीडेड मुबारक खिलजी? बताइए, मुबारक खिलजी के बाद कौन आया रूल करने? गयासुद्दीन तुगलक है ना ये? चलिए, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। हाँ, गयासुद्दीन तुगलक ने क्या करा, यहाँ पे आकर तुगलक डायनेस्टी को स्टार्ट किया मुबारक खिलजी को हरा के। तो ये थे गयासुद्दीन तुगलक। चलिए, वेरी गुड, यहाँ तक के सारे रिवीजन आप लोग ने कर लिए हैं और जितने भी क्वेश्चन थे